हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल मेरे भाई? मैं गुलशन भैया आप लोग का बेहतरीन अंदाज में साइंस लहे लहे पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों अभी तक अगर हम बात करें तो बाबू अपना लोग का साइंस का चैप्टर 1 हो चुका है, साइंस का चैप्टर 2 हो चुका है। भैया आज लेके आए हैं साइंस का तीसरा चैप्टर, है ना। और अपने आप में इस चैप्टर से आप प्रतिदिन हर एक वस्तु का यूज करते हो और ऐसी अंदाज में पढ़ेंगे कि आपका बिल्कुल एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तर ये सब लेके आए हैं। और आपको बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्त। एकदम सभी दोस्तों को भी आपको शेयर करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है ना। इस समय पीछा नहीं हटना है ना गुरुजी। चलिए तो भैया मेरे क्या कहोगे सर? तो भैया आप कहोगे सर इस चैप्टर का नाम क्या है? ये जो हमारा विज्ञान चल रहा है बाबू, एकदम कक्षा 8 का विज्ञान यानी साइंस में आज चैप्टर नंबर कहां पे आ चुके हैं? तो आप कहोगे सर आज चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। मेरे भैया एकदम बेहतरीन चैप्टर है दोस्त, लह लह समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है बाबू संश्लेषित रेशे और क्या कहोगे? प्लास्टिक, है ना। क्या है बाबू चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम है दोस्त संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, है ना गुरुजी। यस सर। प्लास्टिक के बोतल में आप पानी पीते हो, प्लास्टिक के ब्रश से आप क्या करते हो? ब्रश करते हो, है ना भैया। बिल्कुल आपके इर्द गिर्द हमेशा क्या होगा? प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है। तो बाबू बिल्कुल अपना लोग पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और क्या? प्लास्टिक। आप जो रस्सी और देखते होंगे वो भी क्या होता है? प्लास्टिक, नायलॉन और से बना होता है। तो बेहतरीन अंदाज में इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम ये जानते हैं कि सर प्राकृतिक रेशा क्या होता है। यानी गुरुजी देखो नाम में कुछ बोले ना, अगर शब्दों का अगर नाम को आप पकड़ने लगे तो आपको परिभाषा खुद ब खुद निकल के आने लगेगा। दोस्त सबसे पहला टॉपिक है मेरे भैया क्या कि गुरुजी प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा गया मेरे भैया? हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं। गुरुजी हमें ये बताओ कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है। तो प्राकृतिक का मतलब ही क्या बताए हैं आपको? नेचुरल। यानी क्या कहोगे भैया? वे रेशे जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। भैया सिंपल है कि वे रेशा जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप जानते हो कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा है। भैया ऊन क्या कहोगे? प्राकृतिक रेशा है। रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। तो भैया ऐसी रेशा जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, यानी आप कह सकते हो नेचुरल प्राप्त होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। यस सर। तो भैया बिल्कुल एग्जांपल याद रखोगे, कपास, ऊन ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा है। अब दोस्त देखो प्राकृतिक के बाद आपको आता है संश्लेषित रेशा। भैया इसको कहते हैं मानव निर्मित रेशा, यानी जिसको आप बनाते हो। भैया मानव जिसको बनाता है उसी को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं। तो जब भी आपका संश्लेषित वर्ड आएगा तो वहां पे समझ जाना कि भैया इसको मानव के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो भैया संश्लेषित रेशा क्या होता है? तो आप कहोगे गुरुजी वे रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। मेरे भैया वे रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये मानव निर्मित रेशा भी कहलाता है। तो भाई सही बात है, मानव बना रहा है तो क्या कहलाएगा? मानव निर्मित रेशा कहलाएगा। बाबू एग्जांपल बिल्कुल याद रखोगे, जैसे रेयन क्या है आपका? संश्लेषित रेशा है। नायलॉन, बाबू नायलॉन का रस्सी नाम सुने होंगे, नायलॉन आपका क्या है? संश्लेषित रेशा है। भैया टेरिलीन कैसा है? संश्लेषित रेशा है। भैया डेक्रोन क्या कहोगे? संश्लेषित रेशा है। तो भैया ऐसी रेशा जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। बाबू एग्जांपल सब लह लह याद रखोगे, है ना। ये आपका क्या है दोस्त? संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आता है। चलिए अब दोस्त एक वर्ड आता है बहुलक। क्या आता है दोस्त? बहुलक। देखो कुछ सुनने के आपको लग रहा है कि भैया बहुलक क्या होगा? यानी ढेर सारा चीज का समूह होगा तब हम कह सकते हैं बहुलक, है ना। तो भैया जिसको इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं, बाबू ये बहुलक क्या होता है गुरुजी? गुरुजी बहुलक क्या होता है? तो सिंपल कहोगे मेरे बच्चा, बहुलक वर्ड का मतलब ही होता है क्या कहोगे? जब अनेक छोटी छोटी मेरे बच्चा अनेक टुकड़ा यानी अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर एक बड़ा एकल इकाई बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहोगे गुरुजी? भैया देखो बहुलक वर्ड का
मतलब ही होता है क्या, कि जब अनेक अनेक छोटी इकाई को मिलाकर भैया एक इकाई बनाया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ा। जैसे आप देखते हो मकान कैसे बनता है, एक ईंट को जोड़ते हैं तो एक महल तैयार हो जाता है ना। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। भैया एक बूंद एक बूंद एक बूंद गिर के क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि घड़ा भर जाता है। तो मेरे बच्चों, बहुलक क्या होता गुरुजी? तो अगर आपसे पूछे बहुलक क्या होता गुरुजी, तो बहुलक कहोगे कि सर अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बाबू बहुलक को अंग्रेजी में, मेरे बच्चा, बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, जहां पोली शब्द का अर्थ ही होता है अनेक, अनेक मतलब एक से ज्यादा, और मर का शब्द का अर्थ होता है इकाई। क्या होता है भैया, पॉलीमर, यानी आप इंग्लिश में बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। भैया पॉलीमर का मतलब होता है पोली प्लस क्या, मर। पोली मतलब होता है अनेक, यानी एक से अधिक। मर मतलब क्या होता है, इकाई, यानी जिसमें एक से अधिक इकाई से बनता हो उसे हम क्या कहते हैं भैया, बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। तो भैया अगर कोई पूछे बहुलक क्या है, तो सिंपल कहोगे अनेक छोटी छोटी इकाई मिलाकर भैया एक बड़ी इकाई बनाई जाती है, जिसे हम बहुलक कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्त, ये नोट जितना हम लिखाते हैं, इस नोट को आप याद रखोगे। बाबू ये नोट आपको बिल्कुल आगे कंपटीशन के एग्जाम में भी काम देगा। क्या है नोट दोस्त, याद रखोगे। बहुलक जो होता है प्रकृति में पाए जाते हैं। मेरे बच्चा, ये बहुलक कहां पाया जाता है, तो बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जैसे कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज, क्या कहोगे, सेलुलोज कहलाता है। मेरे बच्चा, बहुलक कहां पाया जाता है, तो बहुलक प्रकृति में भी पाया जाता है। जैसे कपास, तो याद रखो कपास से क्या है, बहुलक है जो आपका सेलुलोज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त जानते हो कि भैया संश्लेषित रेशे के आता है प्रकार। क्या आता है दोस्त, प्रकार, कि संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। बाबू इनका उपयोग पूछा जाता है, तो आइए एक एक करके समझते हैं दोस्त। तो क्या है टॉपिक दोस्त, नया टॉपिक है संश्लेषित, क्या कहोगे, संश्लेषित रेशे के प्रकार। तो भैया संश्लेषित रेशे जो है तीन वर्ग में पढ़ते हैं। पहला होता है रेयन, दूसरा होता है नायलॉन, और तीसरा होता है पॉलिस्टर, या उसको एक्रिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, भैया संश्लेषित रेशा जो होता है आपका, वो तीन भागों में पढ़ते हैं, यानी तीन प्रकार का पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं, तो पहला पढ़ते हैं रेयन। क्या पढ़ते हैं दोस्त, रेयन, है ना। दूसरा क्या पढ़ते हैं, नायलॉन। क्या पढ़ते हैं, नायलॉन। तीसरा क्या पढ़ते हैं, पॉलिएस्टर। क्या कहते हैं, या पॉलिएस्टर को क्या कहा जाता है, एक्रिलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्रिलिक कहा जाता है। ये तीनों आपको लोगों को पढ़ना है, किसमें, संश्लेषित रेशे के प्रकार में। आइए दोस्त एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्त, तो सबसे पहला है आपका रेयन। अब दोस्त आइए रेयन के बारे में समझते हैं, है ना। एक एक करके समझेंगे दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो भैया रेयन क्या होता है दोस्त, हमें पहले ये बताओ। तो भैया आप कहोगे इस रेशे को कृत्रिम, मेरे बच्चा, इस रेशे को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। क्यों दोस्त, क्योंकि ये संश्लेषित का प्रकार है। और संश्लेषित आपको बताए कि भैया इसमें क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो मेरे भैया सबसे पहले हम कह सकते हैं कि रेयन जो है इसे कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। मानव निर्मित क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया इसको बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा। यस सर। भैया रेयन प्रकृति में, क्या कहोगे दोस्त, एकदम ध्यान से, रेयन प्रकृति में स्रोत, यानी क्या कहोगे, काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे क्या कहोगे, रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। मेरे भैया ये आपका रेयन जो होता है रेशम से सस्ता होता है, लेकिन आप याद रखोगे रेशम रेशों के समान इनको बुना जाता है ना। तो भैया रेयन क्या होता है, समझा दोगे। यस सर। भैया अगर पूछे एग्जाम में कि रेयन के बारे में क्या है, रेयन क्या है, तो आप लिखोगे मेरे बच्चा एकदम ध्यान से, इस रेशे को क्या कहते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। भैया आप कहोगे रेयन प्राकृतिक रेशे का, क्या कहोगे, प्राकृतिक रेशे का स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है ना। ये क्या आपका रेयन है। अब दोस्त हम क्या बोले आपको, एक एक का उपयोग भी पूछा जाता है। तो पूछेगा रेयन के उपयोग को लिखें, तो भैया आप आराम से उपयोग लिखोगे कि रेयन का उपयोग कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। दोस्त बिस्तर आप जानते हो ना भैया, जिसपे सोते हैं, तो याद रखोगे रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। भैया रेयन को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ये उनका क्या है, रेयन का उपयोग है।
चलिए दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा है नायलॉन। क्या है बाबू, दूसरा क्या है, संश्लेषित सूचक का दूसरा प्रकार क्या था, नायलॉन। आइए दोस्त नायलॉन के बारे में समझते हैं। तो क्या होता है गुरुजी नायलॉन, तो आप कहोगे मेरे बच्चा नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। भैया संश्लेषित रेशा का प्रकार है तो मानव निर्मित ना होगा। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतु से प्राप्त करके उपयोग किए बनाया गया है ना। क्या कहोगे भैया 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया है। इसका निर्माण याद रखोगे कोयले, जल, वायु से किया गया है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में क्या होता है, सुगम होता है यानी आसान होता है। मेरे बच्चा अगर कोई पूछे कि नायलॉन क्या है या नायलॉन किसे कहते हैं तो आप सिंपल लिखोगे नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतु से प्राप्त करके उपयोग किए बनाया गया है। इसका निर्माण मेरे बच्चा क्या कहोगे कोयले, जल और वायु से किया गया है। नायलॉन रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्था होता है और हल्का होता है ना। और यह चमकीला और क्या होता है, धुलने में सुगम होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त नायलॉन का उपयोग जान लेते हैं। बाबू उपयोग हर एक का जानोगे है ना, उपयोग दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्त सबसे पहले क्या कहोगे भैया नायलॉन का उपयोग निम्नलिखित है। पहला जुराबे, रस्सी जिसको कहते हैं, जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश इत्यादि बनाया जाता है। आपको बताए थे मेरे बच्चा जो ब्रश करते हैं अपना लोग उसमें भी किसका उपयोग होता है, नायलॉन का उपयोग होता है। फिर कहोगे कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि में उपयोग किया जाता है किसका, नायलॉन का। फिर कहोगे नायलॉन का उपयोग पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन का। मेरे बच्चा बिल्कुल ये ब्रश जो करते हो इसमें भी क्या होता है, लचीलापन होता है तो नायलॉन की वजह से है ना। ये पर्दा में भी किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन का। बाबू ये नायलॉन का क्या है, उपयोग है। चलिए तीसरा क्या है दोस्त, तीसरा है बाबू पॉलिस्टर। क्या है बाबू, एकदम ध्यान से, पॉलिस्टर। क्या कहोगे, पॉलिस्टर या एक्रिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पॉलिस्टर या क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। अब दोस्त पॉलिस्टर या एक्रिलिक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चा। इस रेशे का उपयोग पहनने के कपड़े बनाने में किया जाता है। मेरे बच्चा पॉलिस्टर सुनते हैं ना, कपड़ा पॉलिस्टर है। मेरे बच्चा इस रेशे का उपयोग पहनने के कपड़े बनाने में किया जाता है। मेरे बच्चा इस रेशे से बने कपड़े में कभी कभी सिलवटें नहीं पड़ती है ना, और सरलता पूर्वक धुल जाता है। भैया पहनने के कपड़े में जो कपड़े हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें उनके जैसा दिखाई पड़ते हैं, वह कपड़े एक्रिलिक के बने होते हैं है ना। और भैया एक्रिलिक से बने वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है और यह विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है। तो मेरे बच्चा बिल्कुल आप याद रखोगे, बिल्कुल आप याद रखोगे क्या कि पॉलिस्टर या एक्रिलिक क्या होता है। तो भैया आप सुने होंगे पॉलिस्टर का कपड़ा है ना। भैया एक्रिलिक का कपड़ा है, ठंडी महीना में जो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहोगे सर पॉलिस्टर या एक्रिलिक क्या होता है, एकदम ध्यान से समझो। आप कहोगे भैया पॉलिस्टर या एक्रिलिक रेशा जो होता है, इस रेशे का उपयोग पहनने के कपड़े बनाने में किया जाता है। भैया इस रेशे से बने कपड़े में कभी भी सिलवटे मतलब सिलाई जो होता है सिलवटे नहीं पड़ती है और सरलता पूर्वक धुल जाता है। भैया पहनने के कपड़े में जो कपड़े हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें उनके जैसे दिखाई पड़ते हैं, उन कपड़ों को हम क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। भैया एक्रिलिक के बने होते हैं। भैया एक्रिलिक से बने वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है और यह विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। ये आपका क्या है, एक्रिलिक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहां पे एक नोट याद रखोगे मेरे भैया, टेरिलीन। क्या होता है दोस्त, टेरिलीन याद रखोगे भैया। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना भी जा सकता है। भैया टेरिलीन क्या है दोस्त, तो भैया टेरिलीन जो है एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। क्या है दोस्त, लोकप्रिय पॉलिस्टर है ना। भैया टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना भी जा सकता है। ये आपका क्या है दोस्त, टेरिलीन है। क्या है बाबू, टेरिलीन है।
अब दोस्त इसका भी उपयोग जान लेते हैं। तो भैया आप जानते हो पाइप, रस्सियां, जाल, धागा, चिकित्सा वस्त्र आदि बनाने में टेरिलिन का उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चा क्या क्या कहोगे? पाइप, आप जानते हो पाइप, है ना। फिर क्या कहोगे? रस्सियां, रस्सियां जो बनाते हैं। फिर क्या? जाल, जाल देखे होंगे, छानने वाला जो होता है। धागा, चिकित्सा वस्त्र जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो भैया टेरिलिन का उपयोग किया जाता है। तो इन सब का आप उपयोग याद रखोगे। चलिए अगला क्या है दोस्त? अगला है भैया आप कहोगे पॉलीइथिलीन। क्या है दोस्त? पॉलीइथिलीन टरलेट, है ना, टरलेट। भैया पॉलीएथिलीन टरथेलेट क्या होता है? आइए दोस्त समझते हैं, है ना। पॉलीएथिलीन टरथेलेट क्या होता है? तो आप कहोगे मेरे गुरुजी क्या कि पॉलीथीन टरथेलेट क्या होता है? तो मेरे बच्चा यह भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। क्या है दोस्त? यह भी एक प्रकार क्या है? पॉलिएस्टर भी है। इसका उपयोग बोतलें, भैया बर्तने, फिल्म, तार और अन्य क्या कहोगे बहुत से उपयोग उत्पादों के निर्माण में हेतु किया जाता है। किसका दोस्त? आप कहोगे पॉलीएथिलीन टरथेलेट का। मेरे बच्चा आप देखते होंगे बोतल और जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? पॉलीएथिलीन टरथेलेट का, है ना। क्या कहोगे दोस्त? यह भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोग उत्पादों में किया जाता है। किसका उपयोग? पॉलीएथिलीन टरथेलेट का। अब दोस्त जरूरी बात याद रखोगे। क्या है जरूरी बात? मेरे बच्चा सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं। मेरे बच्चा क्या कहोगे? सभी संश्लेषित रेशे जो होता है वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं, है ना, पेट्रोल रसायन कहलाते हैं। मेरे बच्चा वह विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्या कहोगे दोस्त? भैया जितना भी संश्लेषित रेशा होता है वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से जो पेट्रोल रसायन कहलाता है वह विभिन्न प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं। ढेर सारा प्रोसेस से तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त क्या है बाबू? संश्लेषित रेशे के गुणधर्म को लिखें, है ना। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि भैया संश्लेषित रेशे का गुणधर्म क्या क्या होता है। आइए दोस्त एक एक करके गुणधर्म समझ लेते हैं। तो क्या कहोगे बबुआ? संश्लेषित रेशे के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला भैया आप लिखोगे संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? भैया उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, ओनली वन पीस। क्या कहोगे? भैया संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। मेरे बच्चा अद्वितीय का मतलब क्या होता है? उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। नहीं कहते हैं तुम अद्वितीय हो यानी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो मेरे भैया संश्लेषित रेशे के गुणधर्म में पहला क्या लिखोगे? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। मेरे बच्चा ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाओ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और क्या कहोगे रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। कौन सा? संश्लेषित रेशा। क्या कहोगे दोस्त? भैया संश्लेषित रेशा जो होता है शीघ्र सूख जाता है। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी सूख जाता है, अधिक चलाव होता है, ज्यादा दिन तक टिकता है, कम महंगे होते हैं। यही तो चाहिए अपना लोग को भैया, आसानी से उपलब्ध हो और रख रखाव में भी क्या हो? सुविधाजनक हो। तो भैया ये क्या है? संश्लेषित रेशे का गुणधर्म है, आप कह सकते हो। चलिए अगला दोस्त, अगला टॉपिक है प्लास्टिक। भैया बिल्कुल चैप्टर का नहीं नाम था। तो भैया प्लास्टिक क्या होता है दोस्त? तो आप कहोगे मेरे बच्चा प्लास्टिक एक बहुत ही आम प्रयोग में आने वाली वस्तु है। भैया जीवन भर तो प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं, चाहे चिप्स का पन्नी लो चाहे पानी का बोतल लो, सब चीज में क्या होता है? प्लास्टिक में ही पैक रहता है। तो क्या कहोगे दोस्त? प्लास्टिक एक बहुत ही आम प्रयोग में आने वाली वस्तु है। इसका उपयोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें बनाने में किया जाता है। भैया हम बोले तो सुबह से उठते हैं शाम तक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। भैया संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। क्या है दोस्त? बहुलक है। प्लास्टिक को पुनः चक्रण हो सकता है। भैया प्लास्टिक का क्या होता है? पुनः चक्रण यानी रिसाइकल कर सकते हैं। तो भैया प्लास्टिक क्या है? तो आप लिखोगे प्लास्टिक एक बहुत सी आम में प्रयोग होने वाला वस्तु है। इसका उपयोग हमारी रोजमर्रा मतलब क्या? डेली के रूटीन में। भैया रोजमर्रा यानी सुबह सब्जी लाने गए तो भी प्लास्टिक चाहिए, सुबह आप बिल्कुल सामान लेके आ रहे हैं तो भी प्लास्टिक चाहिए, थैला चाहिए, है ना। भैया पानी पी रहे वो भी एक प्लास्टिक का बोतल होता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें बनाने में किया जाता है। तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है और प्लास्टिक पुनः चक्रण क्या हो सकता है? चक्रण हो सकता है।
चलिए, तो जरूरी बात क्या है दोस्त? तो जरूरी बात ये याद रखिएगा दोस्त ध्यान से कि पॉलीथीन जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस एथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाले पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम आता है। क्या कहोगे दोस्त? भैया पॉलीथीन, भैया दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस एथीन, तो प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो समान उपयोग में समान उपयोग में आने वाले पॉलीथीन थैलियां बनाने में काम आता है। चलिए अगला क्या है दोस्त? अगला है फिर प्लास्टिक के प्रकार। मेरे बच्चा तो अगला टॉपिक क्या है? प्लास्टिक के प्रकार। तो भैया प्लास्टिक पुनः दो प्रकार का। क्या कहोगे? प्लास्टिक पुनः कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला है दोस्त थर्मोप्लास्टिक। क्या है दोस्त? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है एकदम ध्यान से समझना है दोस्त। तो पहला क्या है बबुआ? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहोगे दोस्त? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है भैया? आप कहोगे ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी अलग अलग शेप में आ जाता है। भैया वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। आप लोग कभी प्लास्टिक को आग में जलाए हो? हाँ, जैसे जलाते हो क्या होता है? एकदम सुकड़ जाता होगा। भैया क्या कहोगे? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल आप याद रखोगे पॉलीथीन का, पीवीसी का, ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। थोड़ा सा भी गर्म सामान को आप गर्म पैकेट को लेके जाओ आग के पास, देखना वो क्या होगा? सुकड़ने लगेगा या अपना शेप बदलने लगेगा। ऐसी प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब दोस्त इसका उपयोग, तो मेरे बच्चा थर्मोप्लास्टिक का उपयोग कहां कहां करते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौना बनाने में, कंघी बनाने में, विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण करने में किया जाता है। किसका उपयोग? थर्मोप्लास्टिक का, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। दूसरा क्या है दोस्त? दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये क्या होता है? तो जस्ट उसका उल्टा। क्या कहोगे दोस्त? ऐसा प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो भैया इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। जैसे क्या कहोगे? बैकलाइट, और क्या कहोगे? मेलामाइन। ये सब क्या है दोस्त? ये सब आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। एक बार अगर आपको सांचा में डाल दिए तो जैसा है पुनः वैसा ही रहेगा, फिर उनको गर्म करके आप शेप बदल नहीं सकते हो। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं भैया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दोस्त अगला क्या है? बेकेलाइट क्या होता है? भैया बेकेलाइट क्या होता है दोस्त? एकदम ध्यान से समझो। यह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। दोस्त ऐसे ही आप जानते हो क्या कि मेरे बच्चा पदार्थ जो होता है वो तीन टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? तीन टाइप का। एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया। आप कहोगे कि पदार्थ कितने टाइप का होता है मेरे बच्चा? एकदम ध्यान से। तो पदार्थ जो होता है कोई भी, वो तीन टाइप का होता है। क्या कहोगे दोस्त? एक होता है सुचालक। क्या होता है बाबू? सुचालक। एक होता है कुचालक, है ना। एक होता है अर्धचालक। तो कोई भी पदार्थ जो होता है कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। क्या कहोगे? सुचालक, फिर क्या कहोगे? सुचालक के बाद कहोगे कुचालक, है ना। फिर क्या कहोगे? अर्धचालक। अब क्या होता है दोस्त? आइए एक एक करके समझते हैं। जब भी आपको सुनाई दे सुचालक, मतलब क्या? इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या कहोगे भैया? करंट पास करता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अगर कोई पूछे आपको सुचालक क्या होता है, क्या कहोगे भैया? सुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? आसानी से होता है। जैसे एग्जांपल याद रखोगे क्या? धातु, है ना। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। मेरे बच्चा बिल्कुल याद रखोगे धातु। चलिए अगला क्या है दोस्त? अगला भैया क्या है? अगला है कुचालक। तो क्या कहोगे? आप कहोगे कुचालक यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से, या सिंपल लिखो ना,
इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से क्या, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, नहीं होता है। एग्जाम्पल दोस्त फेमस याद रखोगे, प्लास्टिक है ना, रबड़ है ना, यस सर, प्लास्टिक, रबड़, कागज है ना, यस सर, लकड़ी, ये सब क्या है, आप कहोगे सर कुचालक है, तो क्या कहोगे, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो प्लास्टिक, रबड़, कागज, लकड़ी, ये सब क्या है, आप कहोगे सर ये सब आपका कुचालक है। आप क्या बचा दोस्त, अर्धचालक। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे वह पदार्थ, ये अगला चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्त, अगला चैप्टर आपका पूरा डिटेल में है ये, है ना, बस अभी आप इतना समझो, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो सुचालक, जिसमें प्रवाह नहीं होगा कुचालक, है ना गुरुजी, यस सर। और तीसरा क्या है, अर्धचालक। तो क्या लिखोगे, वह पदार्थ जो सुचालक और कुचालक के बीच में होता है। क्या कहोगे दोस्त, वह पदार्थ जो सुचालक और कुचालक के बीच में होता है उसे क्या कहते बच्चा, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते दोस्त, अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो मेरे भाई वाह बता दो पदार्थ कितने टाइप का, तो आप कहोगे सर पदार्थ जो होता है कोई भी 3 टाइप का, भैया सुचालक, फिर क्या कहोगे कुचालक, और तीसरा क्या कहोगे अर्धचालक। भैया जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर जाए उसे सुचालक यानी कंडक्टर कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाह ना करे भैया उसे कुचालक यानी इंसुलेटर कहते हैं। जो सुचालक और कुचालक के बीच में होता है, मतलब क्या कि सर विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता है, लेकिन जब टेम्परेचर को बहुत अधिक बढ़ा देते हो तो प्रवाह कर जाता है, यानी वह पदार्थ जो सुचालक और कुचालक के बीच में होता है उसे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सीधा याद रखोगे, जिससे विद्युत धारा प्रवाह होगा उसे सुचालक, जिससे प्रवाह नहीं होगा उसे कुचालक, और जो दोनों के बीच में होता है उसे अर्धचालक। भैया इसमें एग्जांपल प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ये सब याद रखोगे, है ना, ये सब क्या है आपका कुचालक है। तो भैया वही बात यहां पे कहा गया है, तो अब कुचालक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। क्या कहोगे कि बेकेलाइट क्या होता है, तो यह उष्मा और विद्युत का कुचालक है, और यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। भैया किसका, बेकेलाइट का। मेरे बच्चा आप जो देखते हो ये सब में करंट नहीं आता है मेरे भैया, अंदर हाथ डालोगे तब ना करंट आएगा, ये सब जो है इस सब में करंट नहीं आता, स्विच ऑन ऑफ करते हैं मजा आता है करने में, है ना। इस सब में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट का। जैसे आप कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ते हो तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, तो भैया हाथ में पकड़ने के लिए बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगला क्या है दोस्त, मेलामाइन। अगला क्या है बाबू, मेलामाइन क्या होता है, आइए एकदम ध्यान से समझेंगे मेलामाइन क्या होता है। तो आप कहोगे मेरे भैया मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, यह आग की प्रतिरोधक को है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें यानी टाइल्स, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है। मेरे बच्चा आप याद रखोगे मेलामाइन क्या होता है, तो भैया मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, यानी ढेर सारा पदार्थ में उपयोग करते हैं। यह आग का प्रतिरोधक होता है, यानी आग को क्या करता है भैया, रोकता है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता होता है। किसमें, मेलामाइन में। यह फर्श की टाइल से रसोई के घर में, बर्तन बनाने में, कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्या है दोस्त, प्लास्टिक के गुण को लिखो। तो भैया प्लास्टिक के गुण क्या है, निम्नलिखित हैं। भैया प्लास्टिक के गुण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या गुण है दोस्त, तो भैया प्लास्टिक क्या कहोगे, अनि अभिक्रियाशील होता है। अब दोस्त ये क्या है, यानी प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करता है। क्या लिखोगे, प्लास्टिक अभिक्रियाशील होता है, यानी प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। कभी सुने हैं भैया सब्जी लेके आ रहे हैं आग पकड़ लिया, नहीं भैया प्लास्टिक कभी भी किससे, जल से और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। भैया उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता है ना। प्लास्टिक कभी हवा से, ऐसा है कि प्लास्टिक को हवा में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैया प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता है। चलिए अगला क्या है दोस्त, भैया अगला है
प्लास्टिक क्या कहोगे भैया, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और क्या होता है, चिरस्थायी होता है। क्या होता है दोस्त, प्लास्टिक जो होता है हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब है मेरे भाईवा, क्या कहोगे, प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल और चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइनों में ढला जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ता होता है। भैया धातु की अपेक्षा प्लास्टिक क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। तब ना अपना लोग प्लास्टिक इतना बैन भी होता है तो उपयोग कर लेते हैं, फिर भी लेकिन नहीं करना चाहिए दोस्त। प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जो कभी सड़ता गलता नहीं है, तो कभी भी प्लास्टिक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्या है दोस्त, प्लास्टिक क्या होता है, अभी आपको बताए कुचालक होता है, ये तो बता ही दिए कि प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो प्लास्टिक उष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। आप जो बिजली का तार लाते हो तो उसके ऊपर कवर जो होता है किसका होता है, जिसको दांत से अपना लोग छील लेते हैं, वो क्या होता है, प्लास्टिक का ही होता है। और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे बनाने में उपयोग होता है प्लास्टिक का, है ना। भैया आप देखते होंगे घर में जो आपके पास क्या होगा, खाना बनाने का सामान सब होगा, उसके में देखते होंगे कुकर के ढक्कन में क्या होता है, प्लास्टिक ही लगा होता है। चलिए अब ये जरूरी बात दोस्त याद रखोगे, क्या है दोस्त जरूरी बातें, भैया आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है और जो क्या होता है, अग्निरोधक बनाती है। भैया आप जो देखते हो ये आग जो बुझाने वाला आता है दोस्त, भैया आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर जो मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक क्या होता है, बनाता है ना। ये जो होता है दोस्त मेलामाइन का बना होता है। अब दो टॉपिक और बचा है दोस्त, जैव निम्नीकरणीय क्या होता है दोस्त, क्या है दोस्त, जैव निम्नीकरण क्या होता है। तो भैया एकदम याद रखोगे जैव निम्नीकरणीय क्या है, तो भैया वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। सर ये बात समझ में नहीं आया, भैया सिंपल है, क्या कहोगे दोस्त, भैया जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, तो वे पदार्थ जो सॉरी दोस्त, वे पदार्थ जो प्रकृति, एक मिनट दोस्त, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे क्या कहोगे, जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है भैया जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैसे कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र इत्यादि। भैया इसको अगर आप छोड़ दो तो क्या होगा, कुछ दोस्त ये आप जीवाणु के द्वारा क्या होता है, सड़ गल जाता है, तो भैया इसे हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। दूसरा क्या है दोस्त, जैव अनिम्नीकरण क्या होता है, उल्टा होगा, क्या कहोगे, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। प्लास्टिक अभी बताए कि प्लास्टिक अभी सड़ता गलता नहीं है। भैया थैलियां, टीन, एल्युमिनियम, अन्य धातु, ये डिब्बे क्या कहोगे, भैया जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। यानी सिंपल, जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण, जो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होता है यानी सरलता पूर्वक नहीं होता है, गलाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है तब भी नहीं गलता है, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। भैया इसका एक लास्ट टॉपिक ये भी याद रखोगे, 5R का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है कि 5R का सिद्धांत क्या होता है। तो बाबू ये 5R का सिद्धांत में याद रखोगे, उपयोग कम करिए, है ना, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, पुनः उपयोग करिए। जैसे मेरे बच्चा अगर आपको लगता है कि भैया अगर प्लास्टिक और को कम उपयोग करोगे भैया इसमें फायदा होगा, कचरा कम होगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं तो भैया अगर प्लास्टिक 2 वहां पे 2 से काम हो जाएगा तो वहां पे 5 ले लेते हैं। तो कह रहा है कि 5R सिद्धांत क्या है, उपयोग कम करिए, पुनः उसी का उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, है ना, पुनः चक्रित करिए यानी रिसाइकल करिए, पुनः प्राप्त करिए, है ना, रिकवर करिए, उपयोग ना करना यानी ना के बराबर उपयोग करना है। तो ये 5R का सिद्धांत पूछे तो आप लिखोगे उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए, उपयोग ना करना। ये क्या है, 5R का सिद्धांत है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। पुनः अगर कोई भी डॉट हो तो आप कमेंट जरूर करना, है ना, कोई भी अगर डॉट हो दोस्त तो आप कमेंट कर देना कि गुरुजी हमें ये डॉट है ना। भैया आपकी कमेंट देख के ही हम अगली क्लास में पुनः डॉट आपका क्लियर करेंगे। तो मेरे भैया बिल्कुल आप एकदम लाहा लाहा पढ़ना है, सभी चैप्टर का दोस्त एकदम सब कुछ समय के साथ मिल जाएगा, टाइम से एकदम लाहा लाहा आपका मैथ साइंस समाप्त होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। और भैया आप गुलशन सर से पढ़ रहे हो तो यहाँ प्रॉब्लम होता नहीं है, लाहा लाहा धुआं धुआं कर देंगे, है ना। तो एकदम दोस्त भैया आप ऐसे भी समझो ना कि भैया आप PW से पढ़ रहे हो तो यहाँ समस्या होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम होता नहीं है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो रहा होगा तो या कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करना, बिल्कुल आपको सब कुछ कमेंट के माध्यम से समझा देंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू, टाटा।